हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो देखिए, आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास। आज हम लोग देखिए हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का डिफिनेशन कई लोग जो वन लाइनर होता है जो याद क्यों रहता है, हिस्ट्री का डिफिनेशन देता है इति माने बीती, हास माने कहानी। लाइकवन हिस्ट्री को याद किया है, इति माने बीती, बीती माने कहानी। एक और डिफिनेशन होता है डेट। डेट को ही हिस्ट्री कहते हैं। इस हम चूंकि आप लोग हम यहाँ बीपीएससी लेवल तक पढ़ाई यानी कि पढ़ाएंगे हिस्ट्री को, तो इसके लिए आपको देखिए इस मोबाइल लाइन में जो रटा हुआ ना है हिस्ट्री किसे कहते हैं किसे कहते हैं, वो बोलेगा आपको हिस्ट्री की परिभाषा पूछेगा हिस्ट्री किसे कहते हैं, जवाब देगा इति माने बीती है, बीती माने इति माने बीती, बीती माने और हास माने कहानी, यानी बीती हो कहानी को इतिहास कहते हैं। या कि कोई एग्जाम्पल देगा, डिफिनेशन आपको देगा, डेट को ही इतिहास कहते हैं यानी हिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज पूरा इस पर विश्लेषण, हिस्ट्री को क्या किसे कहते हैं और इसके साथ जो भी टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग बीपीएससी लेवल तक तैयारी कर रहे हैं तो इसका अलग भी है, सोच समझ के इसका डिफिनेशन देना होगा। नहीं इन्हें की इति और बीती हास इस तरह का नहीं कहना है। हम लोग को देखना है कि पिछले यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में समाज का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और चौथा हो गया राजनैतिक। यानी कि पहले के इतिहास और अब के इतिहास में क्या, पहले के समाज कैसा था, यानी पहले के आर्थिक स्थिति यानी कि उनका आर्थिक स्थिति अब के तुलना में कैसा था, यानी कि हम लोग को और उन लोग का धार्मिक स्थिति कैसा था, उन लोग ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, और उन लोगों का राजनीतिक संस्था यानी कि राजनीतिक उस तरह उन लोगों का कैसा, यानी राजनीतिक जीवन में क्या क्या उन लोगों का था। यानी कि 4 प्रकार के जीवन को हम लोग ही इतिहास कहेंगे। यानी सामाजिक जीवन, पहले का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन पहले कैसा था, उसके बाद धार्मिक जीवन कैसा था और राजनैतिक जीवन कैसा था। तो हम लोग इसका चलिए इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए इसका डिफिनेशन, परिभाषा लिखिए। सामाजिक, हिस्ट्री लेके डैश देके लिखिए सामाजिक, दूसरा आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक जीवन के निरंतरता और परिवर्तन के पहलू को इतिहास कहते हैं। यानी पहलू को इतिहास कहते हैं। यानी इतिहास का डिफिनेशन हो गया सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन के निरंतरता। यानी कि निरंतरता यानी कि ऐसा नहीं कि पहले के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ये सब चीज पहले भी आज भी चल रहा है, पहले भी यही चीज चलता था, लेकिन हाँ परिवर्तन हुआ है। जैसे
पहले के समाज में मातृ शतात्मक किसी का समाज था, किसी का पैतृ शतात्मक था, यानी कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। और निरंतरता यानी कि इन चारों चीज आप लोग को देखने के लिए, चाहे पहले के इतिहास को उठाइए चाहे अब के इतिहास को उठाइए, निरंतरता और परिवर्तन के पहलू यानी देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। चलिए इतिहास को डिफिनेशन लिख लिया, उसके बाद हम लोग को टाइप्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास कितने प्रकार के होते हैं वो उसको देख लेते हैं। तो इसके इतिहास के प्रकार एक होता है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा होता है आध ऐतिहासिक, और तीसरा होता है ऐतिहासिक। यानी कि इतिहास के काल को यानी कि 3 भागों में बांटा गया, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसी को इंग्लिश में लिख लीजिएगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां जिसमें हम लोग को लिखित विवरण या साक्ष्य नहीं उपलब्ध हुआ। लिखित विवरण या साक्ष्य हम लोग को उपलब्ध नहीं हुआ, यानी कि उपलब्ध नहीं हुआ। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। उसी प्रकार आध ऐतिहासिक में इसमें लिखित विवरण यानी कि लिखित तो विवरण मिला, यानी कि साक्ष्य मिला, लिखित मिला, लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सके। यानी कि जो आध ऐतिहासिक काल में लिखित हम लोग को साक्ष्य या विवरण मिला लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सके। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, हड़प्पा इसको हो गया हड़प्पा काल। हड़प्पा काल के लोग ऐसा लिख के ससुराल चले गए ना कि पता नहीं चला कि क्या लिखे नहीं, यानी कि हम लोग इसको भाव यानी कि इसके भाव के अनुसार देख के पता किए हैं कि इनका आखिरी इनका चित्र के अनुसार देख के यानी कहे कि इनका कहना क्या है। यानी कि हड़प्पा काल किस काल में आता है, यानी आध ऐतिहासिक काल में आपको आएगा। इनका लिखित हड़प्पा काल का लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद ऐतिहासिक काल, यानी ऐतिहासिक काल में हो गया जो लिखित विवरण है, यानी कि लिखित विवरण है, उसके बाद पढ़ा भी जा सका। लिखित विवरण के साथ हम लोग इसको पढ़ा जा सके, उसी को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए तो हम लोग समझ लिए होंगे, उसका प्रत्येक को डिफिनेशन लिखिए। पहला देखिए लिखिए इतिहास लिख के डैश लिख के लिखिए पहला पॉइंट। प्राग ऐतिहासिक काल लिख के यानी प्री हिस्ट्री लिख के डैश दीजिए, यानी प्री हिस्ट्री, पहला प्री हिस्ट्री यानी प्राग ऐतिहासिक काल। चलिए लिखिए डैश देखे। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा सका, यानी जिसमें लिखित या विवरण उपलब्ध नहीं हो सका। लिखित विवरण या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका। तो चलिए पहला हो गया। दूसरा लिखिए आध ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ, लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सके। तो लिखिए इस काल को, यानी आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं। आध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो सका परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। जिसे लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो सका परंतु पढ़ा नहीं जा सका, उससे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हड़प्पा हो गया। हड़प्पा का हम लोग भाव चित्रात्मक यानी कि इसी के अंतर्गत है आध ऐतिहासिक का अंतर्गत। ऐतिहासिक में लिखिए ऐतिहासिक काल। तीसरा लिखिए ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री लिखिए। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित विवरण के साथ लिखित विवरण को पढ़ा जा सका,
जिसमें लिखित विवरण को पढ़ा जा सका उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए, उसके बाद हम लोग आज भारत के इतिहास में अब एंट्री करते हैं। देखिए हम लोग को भारतीय इतिहास पढ़ना है। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास लिख के डैश दीजिए। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। देखिए भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहले प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत। दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत। और तीसरा को पढ़ते हैं आधुनिक, आधुनिक भारत। यानी भारत के इतिहास को लिख के डैश में पहला पॉइंट लिखिए प्राचीन भारत, दूसरा लिखिए मध्यकालीन भारत और तीसरा लिखिए आधुनिक भारत। तीसरा लिखिए आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। तो देखिए अब तो हम लोग आज प्राचीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि प्राचीन भारत को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्राचीन भारत में हम लोग को यानी प्राचीन यानी एंशियन हिस्ट्री में ऑफ इंडिया, यानी कि एंशियन हिस्ट्री के प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग को कुल 9 टॉपिक को पढ़ना है सिलेबस में। पहला लिखिए पाषाण काल, दूसरा लिखिए हड़प्पा काल, तीसरा हम लोग को पढ़ना है रिंग वैदिक काल, चौथा पढ़ना है उत्तर वैदिक काल, पांचवा पढ़ना है महाजनपद काल, छठा पढ़ना है मौर्य काल, सातवां पढ़ना है मौर्योत्तर काल, आठवां पढ़ना है गुप्त काल और नौवां पढ़ना है गुप्तोत्तर काल। यानी कि भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग को कुल 9 टॉपिक को पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में पहला हो गया पाषाण काल, दूसरा हड़प्पा काल, तीसरा हो गया रिंग वैदिक काल, चौथा हो गया उत्तर वैदिक काल। यानी कि उत्तर का मतलब हुआ बाद में जो वेद आया उसको, यानी कि उत्तर यानी कि रिंग वेद को छोड़कर कुल 4 वेद है, रिंग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी रिंग वेद के काल को रिंग वैदिक काल कहते हैं। और रिंग वेद के बाद जो वेद आया, 3 आया, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो वेद आया उसके काल को क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद महाजनपद यानी सिटीज यानी डिस्ट्रिक्ट यानी कि महाजनपद काल हो गया। उसके बाद मौर्य काल को पढ़ेंगे, 7वां मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे हम लोग, 8वां पढ़ेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। चलिए आज हम लोग यानी कि प्राचीन भारत के पहला टॉपिक है पाषाण काल, इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दीजिए पाषाण काल, स्टोन पाषाण काल। चलिए आज हम लोग आज
पाषाण काल को स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया पाषाण काल, यानी कि पाषाण का मतलब हुआ पत्थर, पत्थर के यानी कि पत्थर के औजार या जो भी सामान लोग मानव लोग बनाते थे, जो पत्थर को बनाते यानी जितना भी औजार या हो या उपकरण हो गया सभी इसमें पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग करके बनाए थे, तो इसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। इसमें लिखिए पाषाण काल में देखिए लगभग 40,000 BC, यानी कि 40,000 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि 40,000 साल पहले धरती पर ज्ञानी मानव का उत्पत्ति हुआ। यानी धरती पर ज्ञानी मानव का उत्पत्ति हुआ। धरती पर ज्ञानी मानव का उत्पत्ति है। इसी ज्ञानी मानव को हम लोग कहते हैं हेमो सेपियन। यानी कि पाषाण काल के लिख के दस दीजिए, लिखिए लगभग 40,000 BC में, लगभग 40,000 BC में धरती पर ज्ञानी मानव का उत्पत्ति हुआ। ज्ञानी मानव का उत्पत्ति हुआ जिसे हेमोसेपियन कहते हैं। अब देखिए हम लोग प्राचीन पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को 3 डैश लेके लिखिए। पाषाण काल को 3 भागों में, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। हेडिंग लिखिए, पाषाण काल को डैश लिखे, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। लिखिए पाषाण काल 10 लिखिए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इस काल में, पाषाण काल में सर्वप्रथम क्या आ की खोज हुई? सर्वप्रथम आ का खोज हुआ इसमें प्राचीन काल में। और साथ ही इसे पूरा पाषाण काल में ही एक मिलता है चित्रकला, यानी चित्र बना हुआ कलाकारी, चित्रकला का इसे प्राचीन साक्ष भीमबेटका की गुफा NMP। देखिए पूरा पाषाण काल के लिखे डैश दीजिए, उसमें लिखिए इस काल में, यानी पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम आग का खोज हुई, यानी आग का खोज हुआ। पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम आग का खोज हुआ। इसी में डैश लेके लिखिए, यानी स्टार मार के। चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य,
यानी चित्र बना हुआ कला मिला, यानी किसी में पूरा पाषाण काल में खुदाई के समय दौरान पता चला कि यह है जो चित्रकला, यानी कि पूरा पाषाण काल का चित्र है। तो चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष भीमबेटका सॉरी, इसमें इस प्रकार से लिख लीजिएगा, भीमबेटका की गुफा यानी एमपी से प्राप्त हुआ है। यानी भीमबेटका की गुफा एमपी में भीमबेटका की गुफा एमपी से प्राप्त हुआ है। यानी कि चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफा एमपी से प्राप्त हुआ है। इसके बाद मध्य पाषाण काल में देखें तो हम लोग इस काल में मध्य पाषाण काल में, इसको मिटा देते हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, और पशुपालन की शुरुआत हुई इस काल में, पशुपालन की शुरुआत हुई। यानी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? बागोर, राजस्थान में हुआ, और एक आदमगढ़ यानी एमपी से प्राप्त हुआ। लिखिए दूसरा मध्य पाषाण काल, लिख के डैश दीजिए। लिखिए मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत हुई। यानी कि लोग पशुओं को पालने लगे, यानी पशुपालन की शुरुआत हुई। और इसमें और कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया, स्टार मार के डैश देख के लिखिएगा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर कोस्ट में लिखिएगा राजस्थान, और आदमगढ़ एमपी से प्राप्त हुआ। बागोर कोस्ट में राजस्थान और आदमगढ़ एमपी से प्राप्त हुआ। आदमगढ़ एमपी से प्राप्त हुआ। तीसरा आप लिखिएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में देखिए खाद्य संग्राहक से क्या खाद्य उत्पादक बना। यानी कि मानव इसका नवपाषाण काल में मानव पेड़ से जो फल होते थे ना उसको खाते थे, लेकिन यानी कि नवपाषाण काल से पहले, यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में लोग भोजन पेड़ से के द्वारा जो फल होता था यानी कि उसको खाते थे। लेकिन इस काल में लोग यानी कि मानव ने खाद्य संग्राहक यानी खाद्य खाने के साथ से खाद्य उत्पादन यानी खाद्य जो कृषि यानी खाद्य भोजन में करते थे उनको कैसे उपजाया जाता उसको इस काल में प्रारंभ हुआ। यानी कि इस काल में क्या क्या हो प्रारंभ? कृषि कार्य इसमें प्रारंभ किया गया। इसके बाद प्राचीनतम साक्ष्य देखे तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से, गढ़ पाकिस्तान में, यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान। लिखिए नवपाषाण काल लिख दे दीजिए। तीसरा नवपाषाण काल लिख के दे दीजिए। इसमें लिखिए नवपाषाण काल में, इस काल में यानी नवपाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना।
साथ ही लिखिए, इसमें लिखिए नवपाषाण काल में डैश देकर लिखिए, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि कार्य कर मानव ने सर्वप्रथम मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। स्टार मार के डैश लिखिएगा, डैश देकर स्टार मार के कि लिखिए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। और साथ ही भारत में चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कोल्डिहेवा। कोल्डिहेवा यानी कि नवपाषाण काल में लिखिए, दस लिखे भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहेवा यूपी से प्राप्त हुआ। कोल्डिहेवा यूपी से प्राप्त हुआ। और एक नवपाषाण काल में ही सब पहिया का खोज हुआ। और सर्वप्रथम पहिया जो बनाया गया वो लकड़ी का। इसी काल में चौक एवं मृद भांड का प्रारंभ हुआ। और इसी काल में जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर के ब्रूज गर्त निवास का प्रमाण मिला है। लिखिए इसमें डैश लिखिए, डैश लेके लिखिए नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिया का खोज हुआ। सर्वप्रथम पहिया का खोज हुआ तथा 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 सर्वप्रथम पहिया लकड़ी का बनाया गया। सर्वप्रथम पहिया लकड़ी का बनाया गया। सर्वप्रथम पहिया लकड़ी का बनाया गया। तो इसी में डैश लेकर लिखिए नवपाषाण काल में मृद भांड मतलब समझे, मृद भांड का मतलब हो गया जहाँ हाड़िया उड़े पर बनता ना, पेंट कर देते हैं उसमें चित्रकला उसे देते हैं, उसी को मृद भांड का। यानी कि इस काल में नवपाषाण काल में चाक एवं मृद भांड का प्रारंभ हुआ। चाक एवं मृद भांड का प्रारंभ हुआ। और एक स्टार मार के लिखिएगा दस देके, जब जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त निवास का प्रमाण मिला है। गर्त निवास का प्रमाण मिला है। तो ये हो गया आपका पाषाण काल, पूरा आपको चैप्टर खत्म हो गया, पाषाण काल हो गया। अब इसी में कुछ टॉपिक एक हम लोग को पढ़ना होता है, वो आप देख लीजिए। यहाँ तक लिख लिए होंगे। देखिए सर्वप्रथम धातु थे ना, सॉरी पत्थर, उसके बाद तांबा, उसके बाद कांसा, उसके बाद लोहा। जो औजार सर्वप्रथम औजार जो बनाए जाते थे उस सबसे पहले पत्थर का बनाया जाता था, उसके बाद तांबा, तांबा के बाद कांसा, उसके बाद लोहा का भी औजार बनने लगा। तो पत्थर के काल को हम लोग कहते हैं पाषाण काल, और तांबा के काल को कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल या इसी को कहते हैं चैल्कोलिथिक।
इसी को एक और ताम कांसा के युग को कहते हैं, यानी कांसा के समय को कहते हैं कांस्य युग। कांस्य युगीन, कांस्य लोहा के काल को हम लोग कहते हैं लौह युगीन। लौह युगीन, लौह युगीन यानी कि पत्थर के काल को पाषाण काल, तांबा के काल को ताम्र पाषाण काल, और यानी कि तांबा के काल को ताम्र पाषाण काल और कहते हैं, जिसी को कहते हैं चैकोलिथिक। कांसा के काल को कांस्य युगीन कहते हैं, और एक लोहा के काल को लोहा युगीन कहते हैं। यानी कि लोहा का आविष्कार यानी खोज किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। लेकिन कृषि कार्य में हम लोग महाजनपद में इसका यूज किए, यानी महाजनपद में इसका यूज किया गया। तो खैर इस भी आगे चल कर उत्तर वैदिक काल और महाजनपद में इसका आप लोग को हम पढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक होता है टॉपिक लिख लीजिए ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल लिख के डैश दीजिए। ताम्र पाषाण काल लिखिए। ताम्र पाषाण काल में देखिए मानव ने सर्वप्रथम धातु का खोज, यानी कि सर्वप्रथम धातु का खोज हुआ जो तांबा हुआ, यानी कि इसी में ताम्र पाषाण काल में हुआ सर्वप्रथम, यानी कि इसी काल में ताम्र पाषाण काल में कृषक ग्रामीण संस्कृति का इसी काल में, यानी कि ताम्र पाषाण काल में सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल किसे कहते हैं, ताम्र पाषाण काल लिखे मानव ने लिखे ताम्र पाषाण काल लिख के डैश दीजिए। ताम्र पाषाण काल लिखिए। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया और लिख रहे दीजिए। ताम्र पाषाण काल में पहली बार कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ, यानी कृषक माने कृषि कार्य करने वाले ग्रामीण संस्कृति में, यानी कि जो उनका संस्कृति हुआ, यानी कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। इसे कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। तो देखिए डैश लिखिए। ताम्र पाषाण काल में निम्न लिखित संस्कृति यानी कृषक ग्रामीण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति में, यानी कि ताम्र पाषाण काल में निम्नलिखित कृषक ग्रामीण संस्कृति। देखिए पहला हो गया महाराष्ट्र में जोरबो संस्कृति का उदय हुआ। जोरबो संस्कृति। राजस्थान में आहार संस्कृति। मध्य प्रदेश यानी एमपी में कायस्था एवं मालवा संस्कृति, और सिंध प्रांत में, यानी सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत में झुक्कर एवं झांगर। देखिए ताम्र पाषाण काल में डैश लेकर लिखिए। ताम्र पाषाण काल में निम्नलिखित कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। निम्नलिखित कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ।
निम्नलिखित कृषक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ। पहला लिखिए महाराष्ट्र में जोरबो संस्कृति, महाराष्ट्र में जोरबो संस्कृति। दूसरा लिखिए 10 लिखिए राजस्थान में आहार संस्कृति, राजस्थान में आहार संस्कृति। तीसरा लिखिए मध्य प्रदेश में कायस्था संस्कृति एवं मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश में कायस्था संस्कृति एवं मालवा संस्कृति। और अंत में लिखिए सिंध प्रांत में झुक्कर एवं झांगर संस्कृति, झुक्कर एवं झांगर संस्कृति। झुक्कर सिंध प्रांत में झुक्कर एवं झांगर संस्कृति, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में झुक्कर एवं झांगर संस्कृति का उदय हुआ। तो चलिए ये था आप लोग का पाषाण काल पूरा टॉपिक, यानी प्राचीन भारत के पाषाण काल को पहला टॉपिक अब आज हम लोग समाप्त कर दिए। दूसरा अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हड़प्पा काल को पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर समझ। देखिए पढ़ाई आप कहीं कीजिए, दुनिया कोई भी मास्टर आपको सेम चीज पढ़ाता है सेम चीज। आप हड़प्पा काल पढ़ाना तो ऐसा नहीं कि ताम पाषाण काल पढ़ा रहे, हम जो चीज पढ़ाए वो दूसरा पढ़ाएगा, नहीं, उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। यानी देखिए पढ़ाई में कनेक्टिंग पॉइंट होता है। कनेक्टिंग माने कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, नहीं कि जुड़ रहा, जो आप कनेक्शन दोनों के बीच है, आपके और हमारे बीच वो कनेक्शन जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। आपको देखिए कनेक्शन जुड़ने के लिए आप आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के पढ़िए कि हम यहाँ कुछ पढ़ने आए हैं यानी सीखने आए हैं, है ना। तो ये हो गया कनेक्टिंग पॉइंट। देखे होंगे आप लोग, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तब घर में टीवी चलाने के लिए एंटीना का यूज करते थे। जब हवा हुआ चलता था तो एंटीना हिलने लगता था, तो टीवी हम लोग को झिलमिलाने लगता था, यानी फिगर को हम लोग पिक्चर को नहीं देख पाते थे। ठीक उसी प्रकार आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग यानी डिस्टर्बेंस को दूर करके, यानी जो डिस्टर्बेंस हो उसको दूर करके आप पढ़ाई कीजिए, यानी कि आपको कोई कनेक्टिंग पॉइंट कटेगा नहीं। देखे होंगे हवा जब चलता हुआ तब यानी टावर और एंटीना के बीच कनेक्टिंग पॉइंट कट जाता था। उसी प्रकार आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से, तो आपका कनेक्टिंग पॉइंट हमारे और आपके बीच कनेक्टिंग पॉइंट जुड़ा होना चाहिए, तो वही आप किसी भी पॉइंट यानी टॉपिक को समझ पाइएगा। तो चलिए विश्वास रख के पढ़िए, हम आपको अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे, आप अच्छे से अच्छे पढ़ाई यानी बेहतर से बेहतर हमको उपलब्ध कराएं पढ़ाई के शिक्षा में। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।